वेलकम बैक जी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़े इजाफे का ऐलान है। मेरे ख्याल में ये उसी एपिसोड का वेलकम बैक हो गया जो पिछले कुछ दिनों पहले चली थी बुखारी साहब, और हमने काफ़ी शोर तो मचाया था लेकिन कोई असरात जो हैं वो नज़र नहीं आए, क्योंकि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 17 रुपये 50 पैसे जबकि स्पीड डीजल की कीमत 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। आवाम का कोई हाल नहीं है, कोई उनकी बात जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, कोई उनके दुख जो है वो समझने को तैयार नहीं है। होगा क्या? वो कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जो देर पा होती हैं, चलती रहती हैं, वो जो मर्जी आप करते रहें, जितना मर्जी इलाज करें उनका वो बढ़ती रहती हैं। ये ना जो कीमतें बढ़ाने वाला मामला है ये भी कैंसर की तरह से है। ये ना हड्डियों में हमारे रचता चला जा रहा है। गरीब आदमी जो है, पहले उसकी चीखें निकलवाई थी, अगर आपको याद हो पीटीआई की हुकूमत जब आई थी फवाद आशिक अवान ने कहा था हाली तो चीखा निकलनी आने, वो उस वक्त तो उन्होंने कहा था उतनी तो उस वक्त नहीं निकली थी जितनी अब निकलवा दी है इन्होंने। और सदके जाएं जनाब, ये जो नई हुकूमत आई है वो कहते हैं ना सर मंडवाते ही ओले पड़े। आते ही उन्होंने ऐसा इंजेक्शन लगाया है कि जिसने मुकम्मल तबाही इसलिए करनी है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था अपने इंट्रो में कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान में हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। और जो एक और अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाए, ख़ास तौर से अशिया खुर्दनी की चीज़ें या जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, फिर वो कम कभी नहीं हुई आज तक। ये नहीं हुआ कि पेट्रोल की कीमत 10 रुपये कम हुई है तो पता चले मार्केट में चीज़ें भी महंगी सस्ती हो गई हैं या किराया कम कर दिया उन्होंने। आपने देखा ना कि रेलवे वालों ने भी कहा इस चलती गंगा में हाथ धोने चाहिए, थोड़े से 10% उन्होंने भी किराया बढ़ा दिया है। तो ये मेरे ख्याल से इसका मातम करने का किसी की सेहत पर कोई असर होगा या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता। अब चाहे इन्होंने ये IMF की कंडीशनैलिटीज़ की वजह से किया है, चाहे इन्होंने आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ने की वजह से किया है, अवाम का कोई कसूर नहीं है इसमें। लेकिन तो अवाम ही, मैंने कहा ना कि उनका कसूर कोई नहीं है, लेकिन सज़ा उन्होंने भुगतनी है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं तो एक रवाज यहाँ रहा है कि गरीब आदमी के रिलीफ के लिए उसको सब्सिडी दी जाती थी। वो आपने IMF के डंडे के तहत जो है सब्सिडीज नहीं देनी को तो छोड़ दें, जो आप देते थे वो भी वापस ले लिया आपने, और ज़्यादा ज़िंदगी अज़ाब हो गई उनकी। और इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है, वो ये है कि जब तक माफियाज को आप ब्रेक नहीं करेंगे, जो कभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, कभी चीज़ों को पहले सस्ते दामों एक्सपोर्ट करके फिर महंगे दामों इंपोर्ट करके, आपको पता है ऐसी मिसालें मौजूद हैं हमारे यहाँ। तो माफियाज को आप ख़त्म करें तब भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और जो भी मेयर्स आपने करने हैं, जो हुकूमत के करने के काम है वो ये है कि आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएं, जो लोग टैक्स नहीं देते उनसे टैक्स लें, जो बड़े बड़े लैंड होल्डर, जो माफियाज हैं, जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, उनसे आप एग्रीकल्चर टैक्स वसूल करें ताकि गरीब आदमी जो है उसको कोई रिलीफ मिले। वो काम आपने नहीं करने। दूसरा एक एस्पेक्ट, निगरान हुकूमत में इस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो फिर मुझे तो लगता है आवाम और बेबस महसूस करते हैं कि आप किसको कहें। मतलब होता है ना, एक मुंतखब हुकूमत के ऊपर तो वोट का भार होता है, लोग कहते हैं वोट दिया था आपको, बड़ी उम्मीदों से लाए थे आपको। ये तो इसका आप सियासी एस्पेक्ट मुझे बता रही है ना। इसका एक और एस्पेक्ट जिसकी मैं बात करना चाहता था, वो अगर आप मुझे इजाज़त दे दें तो फिर इस पे आ जाते हैं। वो ये है कि हमारी जो आला अदलिया है उसके पास जो केसेस पड़े हुए हैं बड़े बड़े जागीरदारों, बड़े बड़े बिजनेस एलिट्स के खिलाफ, वो 2700 पता नहीं कितने अरब रुपए के हैं। अदलिया से हाथ बांध के दरख्वास्त है इस प्रोग्राम की वसात से, खुदा के लिए उनके फैसले कर दें। ये जो हम भीख मांग के कशकोल लेके हर दूसरे मुल्क, दोस्त मुल्क के पास जा रहे हैं, कहीं हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मिन्नतें कर रहे हैं, हमारी जान छुड़वा दें खुदा के लिए, अपनी तरफ ध्यान दें, सियासत खेलनी बंद करें, रमूज़े सल्तनत चलाना आपका काम नहीं है, ये आप काम छोड़ के वो फैसले कर दें अगर तो ज़िंदगी आसान हो सकती है। लेकिन पेट्रोल नहीं, डॉलर की कीमत भी जो है वो ऊपर गई, 4 रुपये इंटरबैंक में, और ओपन मार्केट में मजीद 5 रुपए के महंगा हुआ है। इसके भी यकीनन असरात होंगे। देखिए, इन्फ्लेशन जो रंग इख्तियार करती चली जा रही है, अगर इसका फिलफौर इदराक करके इसको ठीक करने की कोशिश ना की गई तो फिर अवामी गैसो गज़ब से कोई नहीं बचा सकता, वो चाहे इंटरिम गवर्नमेंट हो चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। मैंने माजी में इसकी मिसालें देखी हुई हैं। बहुत सारे इनकलाब जो हैं वो इस गुर्बत की वजह से जो है वो मार्ज़े वजूद में आए थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन उसकी बदतरीन मिसाल है। तो मैं उसकी तफसील में जानना नहीं चाहता, लेकिन ये मैं ज़रूर करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अवाम का ख्याल करें, जिसके वोट से आपने इलेक्ट होकर असम्बलियों में जाना है। इंटरिम गवर्नमेंट से भी मेरी दरख्वास्त है कि खुदा के लिए इस बहती गंगा में लोगों को हाथ ना धोने दें, कुछ अवाम के लिए रिलीफ के फैसले करें। नहीं तो बुखारी साहब, ये सिलसिला ये तो आप गारंटी दे रहे हैं ना कि रुकना नहीं है ये। हाँ नहीं, अगर ना रुका तो फिर तगड़े हो जाए, गर्दनें उतरेंगी।
ہاں اور بھی جو ہے وہ آگے مزید دام بھی بڑھائے جا سکتے ہیں. بڑھ رہے ہیں, بڑھائے جا سکتے ہیں, کیا ہے نہیں یہ تو بڑھا دی اب تو مجھے کوئی اگر یہ کہے نا کہ جی ڈالر کی قیمت 350 ہو جائے گی, میں مان لوں گا. ہاں اس لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے ہفتوں کے اعتبار سے 10 روپے 15 روپے 6 روپے ڈالر بڑھتا رہا ہے. اچھا آپ تو ہم سوال بھی نہیں پوچھ سکتے نا, ڈار صاحب بھی چلے گئے. ہاں نہیں, پہلے تو ملبہ ڈال صاحب پہ ڈالا جا سکتا تھا, لیکن اب بھی بہرحال کوئی نہ کوئی ذمہ دار تو آئے گا نا, کسی نہ کسی نے. یقیناً آئے گا, لیکن کہے گا بھائی میں تو نگرانی کرنے کے لیے آیا, مجھے تو آپ معاف رکھیں, میرے خیال سے وہ حکومتیں جو ماضی میں رہی ہیں نہ وہ اس سے مبرہ ہیں, یہ الزام ان پر بھی جاتا ہے. جو حکومت اس وقت آئی ہے, چاہے وہ انٹرم ہے چاہے الیکشن کے بعد آئے گی, کوئی بھی حکومت اس بڑھتی ہوئی مہنگائی سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتی. سب اس کے ذمہ دار ہیں اور پس رہی ہے غریب عوام. صحیح ہے. اچھا بقائے صاحب, یہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنے کا جو پلان ہے وہ منظور ہو گیا ہے. یہ باتیں جو ہیں وہ پہلے بھی چل رہی تھیں, اور نہ صرف اسلام آباد ایئرپورٹ کے حوالے سے بلکہ دیگر جو ایئرپورٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی چل رہی تھی. عام آدمی جو ہے اس کی یہ سمجھ ہے اس چیز کو لے کر کے کہ گروی رکھ دیا, دیکھیں جی ایئرپورٹ جو ہے وہ گروی رکھ دی. یہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں, ہمیں کیا واقعی یہ کرنے کی ضرورت تھی؟ ہم نے مجبوری میں یہ فیصلہ کیا ہے, اس کے کیا کچھ پازیٹیو بھی اثرات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اداروں کی صورت میں سفید ہاتھی نہیں پال سکتی. پاکستان سٹیل مل کی مثال ہمارے سامنے ہے. پی آئی اے جو دنیا کی بہترین ایئر لائن تھی, جو ارننگ یونٹ تھا, اس کی تباہی کی مثال ہمارے سامنے ہے. باقی اللہ تعالیٰ بھلا کرے, ان کا جو غلام سرور خان صاحب تھے ان کے بیان نے باقی کی کسر گزار دی کہ پورے یورپ کی اور امریکہ کی فلائٹیں بند ہو گئی, اس سے تباہی مچا دی. ان اداروں میں اگر آپ فوری طور پر کوئی ریڈیکل فیصلے نہیں کریں گے تو یہ فردر لائبلٹیز بنتے جائیں گے. لہٰذا جو نجکاری کا کانسیپٹ تھا وہ برا نہیں تھا, وہ یہ کہ حکومت جن اداروں کو نہیں چلا سکتی ان کو نجی شعبے کو دے دے. ان کے پاس ایکسپرٹی بھی ہے, ان کے پاس سرمایہ بھی ہے, وہ ان کو بہتر کر دیں گے. اسی سلسلے میں اس کا جو پہلا ایک ایسپیکٹ ہے وہ یہی ہے نا کہ حکومت کی ناکامی ثابت ہو جاتی ہے. ایبسلیوٹلی حکومت اس قابل نہیں ہے. یہ دس از اے فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز. اس سے پہلے ہم نے روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے بہت کچھ سنا, ہم نے پی آئی اے کے حوالے سے بہت کچھ سنا. اب ہم سن رہے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ چونکہ بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے جو سول ایویشن کا ہے, اس کو غیر ملکی ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ جو پورا پلان چونکہ میں نے پڑھا ہے, اس لیے اس میں ایک تو یہ کہ سروسز میں بہتری آ جائے گی یقینی طور پہ. اسلام آباد ایئرپورٹ بہت بڑا ایئرپورٹ ہے, بہت ساری بے شمار انٹرنیشنل فلائٹس ٹچ ڈاؤن کرتی ہیں وہاں. ایک تو وہاں کی فیسیلیٹیشن بہتر ہو جائے گی, وہاں کی سروسز بہتر ہو جائیں گی, اور لائبلٹی نہیں رہے گا یہ حکومت پر, کیونکہ یہ پیسے دے رہے ہیں. آپ میرے خیال سے کہیں لکھا ہوا بھی ہے کہ کتنے پیسے ملیں گے. ہاں جی, $10 کروڑ دے گی تھرڈ پارٹی. جی ڈالر تو دے گی صرف ایڈوانس کے طور پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے, لیکن اس کو کرپشن سے پاک رکھا جائے, اس کو یعنی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونے دیا جائے, تو اس میں مجھے کوئی خرابی دکھائی نہیں دیتی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ بخاری صاحب. آج کے شو کا وقت جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ جی آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.